हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमें घटनासार करंट वार्स की 2021-22 में पार्ट 9 पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ आप में से जिसके पास भी घटनासार की पीडीएफ नहीं है वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 9 में हम राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी को पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है NIRF रैंकिंग 2021। यह रैंकिंग किस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी की जाती है? रिपोर्ट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2021 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी की गई। 2021 की यह रिपोर्ट वार्षिक सूची का 6वां संस्करण है। इसे पहली बार वर्ष 2015 में जारी किया गया था। कौन सा मंत्रालय जारी करता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। इस रैंकिंग में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है ओवरऑल कैटेगरी। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। दूसरे पायदान पर रखा गया है ISC बेंगलुरु को। वहीं तीसरे पायदान पर रखा गया है IIT बॉम्बे को। बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ISC बेंगलुरु पहले पायदान पर है, JNU दूसरे पायदान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश का BHU बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में तीसरे पायदान पर रखा गया है। इस वर्ष रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। तो ये नई कैटेगरी है जिसे शामिल किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ISC बेंगलुरु ने। ठीक है, दूसरा स्थान IIT मद्रास को मिला है। वहीं तीसरे पायदान पर रखा गया है IIT बॉम्बे को। और देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उन्हें कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 11 श्रेणियों में। ये श्रेणियों के नाम दिए गए हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं उसी को टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो जो पढ़ चुके हैं उसे छोड़ देते हैं, जो नया है उसे एक बार देख लेते हैं। हालांकि जो पढ़ा है उतना ही महत्वपूर्ण है, बाकी पढ़ जरूर लेते हैं पर वो परीक्षा में याद भी नहीं रहेगा। देश के टॉप कॉलेज में बात करें तो पहले नंबर पर है आपका मिरांडा हाउस दिल्ली। दूसरे नंबर पर है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले नंबर पर कौन है? IIT मद्रास है। दूसरे नंबर पर है IIT दिल्ली और तीसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे। अब बात करेंगे टॉप मेडिकल कॉलेज की। तो किसने टॉप किया है? एम्स दिल्ली ने टॉप किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के PGI जो कि लखनऊ में स्थित है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसे 5वें पायदान पर रखा गया है और ये देश में 5वें नंबर पर है। क्लियर हो गया? ठीक है, रिसर्च संस्थान हम पढ़ चुके हैं। ISC बेंगलुरु ने टॉप किया है। दूसरे पायदान पर IIT मद्रास को रखा गया है। बात करेंगे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की। तो पहले नंबर पर कौन है आपका? पहले नंबर पर है IIM अहमदाबाद। दूसरे नंबर पर है IIM बेंगलुरु। क्लियर हो गया? ठीक है, फार्मेसी कॉलेज की बात करें तो पहले नंबर पर है जामिया हमदर्द दिल्ली। तो ये मुख्य रूप से हमने पढ़ लिए। ठीक है, वैसे आपको याद क्या क्या रखना है? आप याद रखेंगे ओवरऑल कैटेगरी को, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी को और रिसर्च संस्थान को, क्योंकि इसे पहली बार शामिल किया गया है, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण भी है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। इसे किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, 5 मानदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तीसरा ये सूचकांक है। ठीक है, यानी पहला सूचकांक कब जारी किया गया था? वर्ष 2018-19 में। ठीक है, इस नाम से जारी किया गया होगा वर्ष 2019 में। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। वर्ष 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है, कुल कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 9 को। ठीक है, मंत्री महोदय ने देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को इस अवसर पर हरी झंडी दिखाई। कुल मिलाकर अब कितनी मोबाइल टेस्टिंग वैन हो गई हैं? 109 हो गई है। कितने को झंडी दिखाई गई? 19 को। ठीक है, और ये कौन सा प्रोग्राम है? फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को हाल में ही हरी झंडी दिखाई गई है। कुल मिलाकर देश में 109 हो गई हैं। ये जगह जगह जाकर
क्या करेंगे, एक प्रकार की वैन होगी जहाँ पर सारी फैसिलिटी होगी कि फूड में किसी तरह का अडल्ट्रेशन तो नहीं किया गया है, मिलावट तो नहीं की गई है। ये सारी जांच की किटें होंगी और उन किट से कहीं पर भी जाकर ये जांच कर सकती हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं मुख्य रूप से जो परीक्षा में आता है, राज्यों की रैंकिंग। तो इसमें कैटेगराइज किया गया है बड़े राज्यों और छोटे राज्यों में। तो पहले बात करेंगे बड़े राज्यों में। तो खाद्य सुरक्षा मानकों के मामले में बड़े राज्यों में गुजरात ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर केरल को रखा गया है। तीसरे स्थान पर रखा गया है तमिलनाडु को। कौन कौन है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, वही बात करें छोटे राज्यों की, तो गोवा पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मेघालय है। तीसरे स्थान पर मणिपुर है। गोवा, मेघालय, मणिपुर। मेरे साथ ही याद करने का प्रयास करिए। उसके बाद बात करेंगे अब केंद्र शासित प्रदेशों की। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। फिर तीसरे नंबर पर है आपका दिल्ली। ठीक है, ये किसकी कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी है। इसके बाद नोट करेंगे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किन राज्यों का रहा, यानी सबसे ज़्यादा सुधार किसने किया। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बड़े राज्यों में कौन है, उड़ीसा है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। कैसे, उड़ीसा ने पिछले जो रैंकिंग थी उसमें 13th रैंक हासिल की थी और इस वर्ष इसकी रैंक कितनी है, 4 है। तो यानी बड़ा जंप इसने किया, बड़ा सुधार किया। तो बड़े राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन गया उड़ीसा। और इसी प्रकार से किसने सुधार किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो ये दूसरे नंबर का हो गया। अगर छोटे राज्यों में बात करें किसने सबसे अच्छा सुधार किया, तो पहले नंबर पर है सिक्किम। दूसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। ठीक है, बात करें ट्रांस फैट की, तो FSSAI ने सबसे पहले जो ट्रांस फैट की सीमा थी इसे 10% निर्धारित किया था। उसके बाद इस सीमा को घटाकर 5% तक लाए, फिर 5% से 3% तक लाए हैं। और अब ये उद्देश्य रखा गया कि अगले वर्ष 2022 में ये ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप। ठीक है, ऊपर जो पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पर अलग से लिखा गया है, तो आप इसको भी यहीं से याद कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत से किसने अगुवाई की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ब्रिक्स में आप जानते हैं कितने देश शामिल हैं, कुल मिला के 5 देश शामिल हैं। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2009 के पहले ये ब्रिक नाम से जाना जाता था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया, तभी ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ठीक है, याद रहेगा। इस वर्ष की थीम क्या है, विषय क्या है, तो विषय है BRICS@15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। यानी BRICS@15 निरंतरता, समेकन, अंतर सहमति के लिए ब्रिक्स सहयोग, ये इस वर्ष का विषय था, थीम था। याद रहेगा। भारत द्वारा चुनी गई थीम ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ को दर्शाती है, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे कौन सी वर्षगांठ है, 15वीं वर्षगांठ है। ठीक है, शिखर सम्मेलन कौन सा है, 13वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 2021 भारत की अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई नई पहलों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिनमें रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, एक आभासी ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, हरित पर्यटन पर ब्रिक्स गठबंधन आदि शामिल हैं। पीएम मोदी का विजन क्या था, वाक्य क्या था, तो इनका जो विजन था इस सम्मेलन में वह क्या था, बिल्ड बैक रेजिलियंटली, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली। याद रख सकते हैं। वैसे ये पीटी के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली घोषणा पत्र के स्वीकार के साथ हुआ, इसे आप याद रखेंगे। यह तीसरी बार है जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसके पहले कब कब की है, वर्ष 2012 में की है और वर्ष 2016 में की है। ठीक है, वर्ष 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। अगला हमारा टॉपिक है भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 13 सितंबर 2021 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सेवा
की शुरुआत की। तो इसको लगाएंगे इंपॉर्टेंट। किसकी साझेदारी है? एक तो है आपकी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, ठीक है। और इसने मिलकर क्या बना दिया है? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को भारत का पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा वाला मेट्रो स्टेशन बना दिया है। तो याद रखेंगे, जो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, बैंक के डिजिटल भुगतान समाधान द्वारा संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है। बस इतना ही याद रखना है। बाकी जो लिखा है वो परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल इसी प्रकार से आप अपनी किताबों में टिक करेंगे, बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा आप जानते हैं हाल ही में इस्तीफा दिया गया था। उनके त्यागपत्र देने के बाद कौन बने हैं नए? तो ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये बने हैं पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री, ठीक है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चन्नी को मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाई। चन्नी के साथ सुखविंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो बस इतना ही याद रखेंगे। बाकी चरणजीत सिंह चन्नी कब विधायक बने, कब क्या बने, वो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। बस याद रखेंगे चरणजीत सिंह चन्नी क्या हैं? पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री हैं। किसके इस्तीफे के बाद बने? कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद। और राज्यपाल कौन है? बनवारी सिंह पुरोहित हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, सुखविंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज को 18 सितंबर 2021 को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? IRCTC ने, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज को, भारत के पहले लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डेलिया क्रूज के साथ समझौता किया। समझौता किसके साथ हुआ है? कार्डेलिया क्रूज के साथ। यही मार्केटिंग देखेगी और यही क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट वगैरह को भी देखेगी, ठीक है। यह जनता के लिए पर्यटन सेवाओं की IRCTC की देखरेख में एक अविश्वसनीय लग्जरी यात्रा की पेशकश है। 2000 के लगभग यात्रियों को ले जाने में यह क्रूज सक्षम है, ठीक है। और ये पहली बार कहाँ लेके गई? मुंबई से गोवा लेके गई, याद रखेंगे, ठीक है। क्रूज है तो क्या होगा? पानी के माध्यम से लेके गई होगी, जल मार्ग होगा उसके माध्यम से लेके गई। मुंबई से लेके कहाँ गई? आपके गोवा गई, ठीक है। ये मुंबई है, मुंबई से लेके गोवा तक यह गई है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ तक ले जाएगी आगे और इसकी जो यात्राएं होंगी तो गोवा, दीव, कोच्चि, लक्षद्वीप, श्रीलंका जैसे लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों तक यह ले जाएगी, ठीक है। 2022 में क्रूज को चेन्नई में स्थानांतरित किया जाएगा। तो और आपकी जगह जो स्थान है पर्यटन स्थल वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैटली सिक्किम की राज्य मछली घोषित। सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर, जिसे स्थानीय नाम से कैटली नाम से जाना जाता है, इसे राज्य की मछली घोषित किया है। बस इतना ही इसमें पढ़ना है, इतना ही आप याद रखेंगे। मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च और मैंडेरिन ऑरेंज को GI टैग दिया गया है। मैंडरिन नहीं है, मैंडरिन है, यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। तो बिंदी आप लगा लीजिए। मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च, जो मणिपुर के उखरूल जिले के सिरारखोंग गांव में पाई जाती है, अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। और तोमलोंग मैंडेरिन ऑरेंज को सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया। इन उत्पादों को GI टैग मिलने से जो मणिपुर के किसान हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। हाथी मिर्च क्या है, इसमें क्या विशेष है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो हाथी मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। इसमें उच्च कैल्शियम है और विटामिन C का स्तर भी उच्च है, ठीक है। इसकी खेती झूम प्रणाली के तहत पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। क्लियर हो गया? तो वैसे भी आप जानते हैं झूम खेती मुख्य रूप से किन राज्यों में की जाती है, तो उसमें पहले नंबर पर तो मणिपुर ही आता है। तामलोंग ऑरेंज मैंडेरिन समूह की एक प्रजाति है, बड़ा सा संतरा होता है। बिहार में छठ पूजा वगैरह में ये संतरा खूब इस्तेमाल होता है, तो इसी को GI टैग मिला है, ठीक है। राज्य के वार्षिक फल उत्पादन में 50% से अधिक इसी राज्य का योगदान है। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे, बस आपको इसमें याद क्या रखना है कि हाथी मिर्च और तामलोंग ऑरेंज के लिए मणिपुर को GI टैग मिला है। भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर नीति आयोग की रिपोर्ट। एक बात और, हो सकता है आपको लग रहा हो कि बार बार मैं सेम चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि 2-4 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं और आप बार बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा।
फिलहाल नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपाय को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, बस इतना ही याद रखना है। एक्चुअली आपको क्या याद रखना है कि भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। बाद में उसमें प्रावधान दे रखे हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखेंगे इसमें कई सिफारिशें की गई हैं कि शहरी नियोजन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जो मूल श्रृंखला संबंधी बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए, ठीक है। इसमें से कुछ स्वास्थ्य की योजना के लिए प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, शहरी शासन की री इंजीनियरिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट का संशोधन भी शामिल है। तो इतना चाहे तो याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, ये अब देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक शहर को 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ शहर, हेल्दी सिटी फॉर ऑल बनाने की आकांक्षा अपनानी चाहिए, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ शहर की आकांक्षा की एस्पिरेशन को अपनाना चाहिए। किस रिपोर्ट में? भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट में, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में 5 साल की अवधि के लिए 500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी विकास में 2036 तक कुल जनसंख्या वृद्धि का 73% बढ़ने की संभावना है। भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नगरीय व्यवस्था है, जिसमें कुल वैश्विक शहरी आबादी का लगभग 11% लोग रहते हैं। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट। आगे बात करेंगे, देश के 2 समुद्र तट कोवलम और ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? फी के द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 21 सितंबर 2021 को दी गई जानकारी के अनुसार तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इस तरह भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले जो समुद्र तटों की संख्या है वो कितनी हो गई है? कुल मिलाकर 10 हो गई है। इसके पहले एक साथ 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया था। कौन कौन से 8 तट थे पुराने वाले, उनको भी देख लेते हैं। आपका था शिवराजपुर गुजरात का, घोघला द्वीप, ठीक है, कासोड़गोर और पुदुबिद्री कर्नाटक का, कप्पड़ केरल का, ठीक है, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन उड़ीसा का, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन फी के द्वारा, ठीक है। शॉर्ट में फी बोलेंगे, कैपिटल रहेगा। अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जमशेदपुर में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? टाटा स्टील के द्वारा। और टाटा स्टील देश की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने भारत में पहला कार्बन कैप्चर प्लांट लगाया है। कहाँ पर? झारखंड के जमशेदपुर वर्क्स में। इस कार्बन कैप्चर प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो टाटा स्टील के सीईओ और एमडी नरेंद्रन ने किया है, ठीक है। टीवी नरेंद्रन ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो संयंत्र है ये प्रतिदिन 5 टन CO2 को कैप्चर करेगा, उसका ग्रहण करेगा, ठीक है, याद रहेगा। तो आपको याद रखना है भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट टाटा स्टील ने लगाया है। कहाँ पर? झारखंड के जमशेदपुर वर्क्स ने, ठीक है, वर्क्स में। और उद्घाटन किसने किया है? टाटा स्टील के एमडी और CEO टीवी नरेंद्रन ने। क्लियर हो गया। और देश का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट कहाँ पर लगा है? आइसलैंड में लगा है। नेक्स्ट बात करेंगे, भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो 13 सितंबर 2021 को बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र सिंह पटेल को उसी दिन राज्यपाल द्वारा गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वह अहमदाबाद के घाट लोदिया विधानसभा से पहली बार 2017 में विधायक बने। तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और ये अपने प्रशंसकों के बीच, अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चाहे तो याद करें, ये सब परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, असम में कार्बी आंगलोंग समझौता महत्वपूर्ण है, ठीक है।
केवल इतना ही महत्वपूर्ण है कि कार्बी आंगलोंग समझौता जो हाल में किया गया वो कहाँ पर किया गया, तो आपका उत्तर होगा असम में। कार्बी आंगलोंग असम का बड़ा जिला है, ठीक है, और इस जिले में कई आदिवासी जनजातियां रिसाइड करती हैं, निवास करती हैं, जिनमें से एक जनजाति है कार्बी, ठीक है। कार्बी क्या कर रही है जनजाति, पिछले 1980 के दशक से लगातार ये संघर्ष कर रही है कि हमें अलग राज्य दिया जाए, अलग राज्य निर्माण के लिए ये विद्रोह कर रही है, और हाल ही में समझौता किया गया है। समझौता त्रिपक्षीय है, ठीक है। कौन कौन शामिल था, एक तो राज्य सरकार शामिल थी, केंद्र सरकार शामिल थी, जो तीसरा पक्ष था वो 5 उग्रवादी समूह थे। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते से कार्बी आंगलोंग में स्थायी शांति और सर्वांगीण विकास होगा। इस समझौते के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या किया गया है, ये जो दे रखी है आपको, ये वो 5 उग्रवादी गुट दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, पीटी के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1980 के दशक से ये लोग हिंसा कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या किया गया इस समझौते में, मुख्य रूप से इस समझौते में मुख्य रूप से जो कार्बी ये उग्रवादी समूह हैं, इनको और ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है, ठीक है, उनको क्या किया गया, और ज़्यादा इनको स्वायत्तता दी गई है। कुल मिलाकर जो वर्तमान में KAC के पास जो अधिकार हैं, चाहे वो विधिक अधिकार हो, विधायी अधिकार हो, या प्रशासनिक अधिकार हो, या आप उनके पास वित्तीय शक्तियाँ हों, इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। KAC क्या है, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, ठीक है। और क्या किया गया है, इसके बाहर जो लोग निवास करते हैं उनके कल्याण के लिए क्या बनाई गई है, कार्बी कल्याण परिषद बनाई गई है। तो ये बस जानकारी आपको बता दी गई है, हालांकि इससे भी प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न केवल इतना बन सकता है कि हाल ही में कार्बी आंगलोंग समझौता चर्चा में था, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा असम से, ठीक है। और ये हो सकता है कि केंद्र सरकार की ओर से किसने भूमिका मुख्य निभाई, तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये चाहे तो पढ़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थिरता के लिए केंद्र सरकार ने विगत 2 वर्षों में यह चौथा शांति समझौता किया है। इससे पूर्व अगस्त 2019 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से, तो जनवरी 2020 में बोडो अलगाववादी संगठन और ब्रू परिवारों के पुनर्वास से संबंधित समझौते किए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के लिए चौथा समझौता है, जो कि कार्बी समाज के साथ किया गया है, कार्बी आदिवासी समूह के साथ किया गया है। बात करेंगे उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क के बारे में। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 11,000 फीट। याद कर लीजिए कितनी है, 11,000 फीट। कहाँ पर है, उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गाँव में, ठीक है। और माड़ा गांव कहा जाता है कि ये भारत और चीन की सीमा में अंतिम भारतीय गांव है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये गांव बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, इसको ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको सिंपल आप समझिए, कैंपा फंड के अंतर्गत 3 साल में इसे विकसित किया जाएगा। तो याद रहेगा, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर बनाया गया है, उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में। कितनी ऊंचाई पर है, तो ये कितनी ऊंचाई पर है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV योजना, ठीक है। NTPC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV योजना का उद्घाटन 21 अगस्त 2021 को किया, ठीक है, याद रहेगा। फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली यह पहली सौर परियोजना भी है। इस योजना को वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। NTPC सिम्हाद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रहा है। NTPC का फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन सिम्हाद्री जलाशय की सतह पर 75 एकड़ को कवर करता है। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है ये सब आप काट दीजिए, केवल याद रखेंगे कहाँ पर बनाया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग PV परियोजना, तो ये बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में कौन से स्टेशन में, सिम्हाद्री थर्मल
स्टेशन के जलाशय पर। ठीक है, इसके बाद और कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं एनटीपीसी के द्वारा? आपको याद होगा एनटीपीसी तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र में भी 100 मेगावाट की तैरती हुई सोलर परियोजना में काम करेगा। तो ये सब आपको याद रखनी है, हालांकि आगे इसको हम पढ़ेंगे। ये आंध्र प्रदेश वाली आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु तथा क्रेन राज्य पक्षी घोषित। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुए को नया राज्य पशु, काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज्य पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, यह अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर के द्वारा जारी की गई। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग प्रशासनिक प्रभागों में विभाजन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब बात करेंगे, भारत ने लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। बेहद महत्वपूर्ण मोटरेबल सड़क है, यानी इस पर मोटर गाड़ी चल सकती है। ठीक है, कार चल सकती है इस पर। रक्षा मंत्रालय की 26 अगस्त 2021 को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा किया गया। पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में, उमलिंगला पास मतलब दर्रा, एक सड़क की ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है, सबसे ऊंची सड़क है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है तो नोट करेंगे, 52 किलोमीटर है। किसने इसको बनाया है? बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए बीआरओ ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया, जो चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ती है। उमलिंगला दर्रे के माध्यम से 52 किलोमीटर लंबी टरमैक मार्ग ने बोलीविया में निर्मित अब तक की सबसे ऊंची सड़क, जिसकी ऊंचाई 18,953 फीट थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, वह किस ज्वालामुखी को जोड़ता था? वह जोड़ता था उटुरुंग ज्वालामुखी को। ठीक है, तो बस याद रखेंगे, इसके पहले किसके नाम रिकॉर्ड था? बोलीविया देश के नाम रिकॉर्ड था। अब भारत के पास है। ठीक है, भारत ने लद्दाख में बनाई है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल ऊंची सड़क। ठीक है, और किसने बनाई है? बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी ऊंचाई है 19,300 फीट और लंबाई कितनी है? 52 किलोमीटर है। रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? बोलीविया की सबसे ऊंची सड़क का, जिसकी ऊंचाई 18,953 फीट थी। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर। अगस्त 2021 में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। लद्दाख के लेह जिले के पलदान क्षेत्र में 11,562 फीट की ऊंचाई पर यह पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर स्थित है, जो -28 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकता है। इस पहल का उद्देश्य भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा देखने का अनुभव लाना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैकिंग कंट्रोल टावर का भी निर्माण किया। तो ये बिल्कुल अलग करंट अफेयर है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि किसने लद्दाख में भारत के दुनिया के सबसे ऊंचे एटीसी यानी एयर ट्रैकिंग कंट्रोल टावर का निर्माण किया? तो आपका उत्तर होगा भारतीय वायुसेना ने। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैकिंग कंट्रोल सिस्टम है। और ये तो आप याद रखेंगे ही कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मूवी थिएटर है वो लद्दाख में बनाया गया है, 11,562 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है आपका देश का पहला अनाज एटीएम। जुलाई 2021 में देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया? इसे खोला गया गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में। ठीक है, तो गुरुग्राम जिला याद रखेंगे, काम चलेगा। ठीक है, इसे फर्रुख नगर में खोला गया है। अनाज एटीएम एक स्वचालित मशीन है जो कि बैंक एटीएम की तरीके से ही काम करती है, और ये लगभग 5-7 मिनट में एक बार में 70 किलो अनाज निकाल सकती है। याद रहेगा। इस अनाज एटीएम में, ग्रेन एटीएम में 3 प्रकार के अनाज हैं, गेहूं, चावल, बाजरा। इन तीनों अनाज को वितरित किया जा सकता है। कक्ष किरण में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 12 जुलाई 2021 को गुजरात के ख्वाड़ा में कक्ष किरण में 4,750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए
नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। तो देश का सबसे बड़ा जो ऊर्जा पार्क स्थापित हो रहा है वह कहाँ पर हो रहा है? गुजरात के कच्छ के रण में। कौन इसको स्थापित करेगा? एनटीपीसी इसको स्थापित करेगा। इसकी क्षमता कितनी है? 4750 मेगावाट, याद रहेगा। अब इसमें आगे एनटीपीसी के ही कुछ और प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 25 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर फ्लोटिंग पीवी परियोजना को चालू किया। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना को कहाँ पर शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर। किसने शुरू किया? एनटीपीसी ने। क्षमता कितनी है? 25 मेगावाट है, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की तैरती हुई सोलर परियोजना का कार्यान्वयन अग्रिम चरण में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार में तेजी लाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल का मतलब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को सम्मिलित किया था, ठीक है। और अब ये दोनों मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। आगे बात करेंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को घोषणा की कि अब से 14 अगस्त को लोगों के संघर्षों बलिदान की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप जानते हैं 14 अगस्त को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है और उस दिन हम लोग मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर अधिसूचना जारी की। तो अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, फिर से कहेंगे ताकि आपको याद रहे। तो बहुत ज़्यादा बोर होकर वीडियो बंद ना करें, इसी प्रकार से देखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीड जीन बैंक, इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ पर शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक पूसा, नई दिल्ली में। किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय सीड जीन बैंक है, या इसे रिफर्बिश्ड जीन बैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अगर दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला सबसे बड़ा दुनिया का कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जापान में, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा जाएगा? जो बीज होते हैं उनके प्लाज्मा को संरक्षित किया जाएगा और इस प्लाज्मा से नए पौधे उगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीड जीन बैंक या रिफर्बिश्ड जीन बैंक कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक पूसा में। किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। पहला कहाँ पर है? आपका उत्तर होगा जापान में है, ठीक है। क्या संरक्षित किया जाता है? बीजों के जर्म प्लाज्म को संरक्षित किया जाता है। अब बात करेंगे मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर हो गया। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जुलाई 2021 में भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। यह परियोजना ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित है, जहां उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाएगा। मथुरा को ताज ट्रपेजियम जोन से इसकी निकटता के आधार पर चुना गया है। तो आपको याद रखना है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? मथुरा में लगाया गया है। मथुरा की जो रिफाइनरी है वहीं पर लगाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। हैदराबाद में भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल वेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। तो सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे? ये है आपका मेथनॉल
प्रोडक्शन प्लांट, जो कि किस पर आधारित है, ये आधारित है हाई एस कोल गैसिफिकेशन पर। ठीक है, इसको कहाँ पर लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया है। इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने नीति आयोग, पीएमओ भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की पहल पर 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया था। तो इतना आप याद रखेंगे, बस आपको याद रखना है कि किस पर आधारित, एस कोल गैसिफिकेशन पर आधारित मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैदराबाद में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, भेल के द्वारा। अब यहाँ पर मेथनॉल का उपयोग दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं। मेथनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को बिजली देने, पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मेथनॉल का उपयोग डाई मेथाइल ईथर उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। यह एक तरल ईंधन है जो डीजल की तरह होता है। आगे बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। फर्नरी क्या होती है, जहाँ पे फर्न नामक पौधे लगे रहते हैं। फर्न कौन से पौधे होते हैं, अपुष्पी पौधे होते हैं, उनमें पुष्प नहीं आते हैं, तो यानी पुष्प नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा, और यानी ये बीज से आगे उत्पादित नहीं होते। इनमें प्रजनन बीज के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि किससे के माध्यम से होता है, इन पौधों की आप चाहे पत्ती गाड़ दीजिए, जड़ गाड़ दीजिए, तना गाड़ दीजिए, तो उससे जो है ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की भारत की सबसे बड़ी फर्नरी को कहाँ पर खोला गया, याद रखेंगे, ओपन फर्नरी है। ये कहाँ पर खोली गई है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, फर्नरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है, जिनमें से कुछ राज्य के लिए स्थानिक है, यानी कुछ लोकल हैं, कुछ औषधीय महत्व वाली फर्न है, और कुछ खतरे वाली जो खत्म हो सकती हैं, उनको संरक्षण के लिए यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, फर्नरी में फर्न प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है, जो केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के बाद दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, ये जो उत्तराखंड में जो फर्नरी खोली गई है, ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है। ठीक है, यानी इसके ऊपर कोई भी पॉली हाउस नहीं होगा, कोई शेड हाउस नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ी हमारे पास एयर फर्नरी है, लेकिन वो ओपन नहीं है। वो कौन सी है, पॉली हाउस वाली है, शेड हाउस वाली है। वो कौन सी है, वो है आपकी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, केरल तिरुवनंतपुरम में है। और अगर ओवरऑल में देखा जाए तो जो आपके उत्तराखंड में खोली गई है वो दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा पर्ण प्रजातियों का संग्रह यहीं पर है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन में है। लेकिन ओपन एयर फर्नरी की बात करेंगे तो वो आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में ही खोली गई है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ज़रूर याद रखेंगे नया इंस्टीट्यूट, और ये हो सकता है परीक्षा में एज इट इज़ पूछे जाए कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होगा केरला तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ पर सबसे बड़ी शेड वाली पॉली हाउस वाली फर्नरी है। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का हाल ही में अनावरण किया गया। अनावरण किसने किया, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया। तो याद रखेंगे कौन सा नेशनल हाईवे पर किया गया, 925A 925A पर। ठीक है, अब इस परियोजना में कितनी लागत लगी ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ये याद रख सकते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 196.97 किलोमीटर। इसमें कुल मिलाकर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो बस इतना ही याद रखना है। नेशनल हाईवे का नाम ज़रूर याद रखेंगे, NH 925A, राजस्थान में इसे शुरू किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री इन दोनों ने ही मिलकर उद्घाटन किया है। आगे बात करेंगे ड्रोन नियमावली 2021 के बारे में। तो हालांकि ये पीटी के लिहाज से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर इस टॉपिक को हम छोड़ देंगे तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिखेंगे कि मैम आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, तो केवल इसी डर से इसको मैं पूरा करा देती हूँ। ठीक है, ड्रोन उड़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए ड्रोन नियम 2021 को पारित किया गया है, जो मौजूदा वाहन रहित विमान प्रणाली नियम की जगह लेंगे। ठीक है, सरकार ने 26 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी करके यह जानकारी प्रदान की है।
इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, सरकार ने नए नियमों को जारी कर दिया है, जिसमें ड्रोन संचालन के लिए किसी भी पंजीकरण लाइसेंस को जारी करने से पहले अब किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि ड्रोन संचालित करने की अनुमति के लिए शुल्क जो है वो नाम मात्र का होगा। ठीक है, कार्गो डिलीवरी के लिए यानी सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। यह भी बताया गया कि भारी पेलोड ले जाने वाले नए नियमों के तहत समाप्त किए गए कुछ अनुमोदनों में यूनिक अधिकृत नंबर, ये सब छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस याद रखेंगे कि हाल ही में सरकार ने ड्रोन नियमावली 2021 जारी किया है और इसमें याद रखेंगे कि अगर अधिकतम जुर्माना कितना रहेगा, 1 लाख रुपए का रहेगा। ठीक है, और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले, लाल क्षेत्रों के साथ इंटरैक्टिव एरोस्पेस मैप प्रदर्शित किया जाएगा। और एयरपोर्ट पैरामीटर्स मामले में येलो जोन 45 किलोमीटर से घटाकर इसे कर दिया गया है 12 किलोमीटर। वहीं सभी ड्रोन ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। तो ऑनलाइन जो ड्रोन का पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो किस प्लेटफॉर्म पर होगा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर। नियमों के अनुसार गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए अब तक किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। विश्व के 50 श्रेष्ठ हवाई अड्डों में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 45वें नंबर पर, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। विमान सेवा कंपनियों व हवाई अड्डों की रैंकिंग प्रदान करने वाली स्काई ट्रैक्स ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रैंकिंग में सुधार करते हुए इसे विश्व के शीर्ष 50 एयरपोर्ट में 45वां स्थान प्राप्त किया है। तो किसने स्थान दिया है, स्काई ट्रैक्स ने, जो कि क्या है, यह विमान सेवा कंपनियों और हवाई अड्डों को रैंकिंग प्रदान करती है। और भारत की जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे विश्व के 45वें नंबर पर रखा गया है सबसे अच्छे हवाई अड्डे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में। तो याद रखेंगे। ठीक है, वर्ष 2020 में 50वें स्थान की तुलना में इस वर्ष इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 5 स्थानों का सुधार किया है। तो पिछले वर्ष 50वीं रैंक थी, इस बार कितनी है, 45वीं रैंक है। दिल्ली हवाई अड्डा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही दिल्ली हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में दिल्ली एयरपोर्ट की 50 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्टों में लगातार तीसरे वर्ष शामिल किया गया। तो लगातार टॉप 50 में आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा शामिल किया जा रहा है। इसमें अन्य अपने एयरपोर्ट्स को स्थान मिला है, जिसमें 64वां स्थान मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को, 65वां स्थान मिला है मुंबई एयरपोर्ट को और 71वां स्थान मिला है बेंगलुरु एयरपोर्ट को। वहीं बात करें कि पहले स्थान पर किस देश के एयरपोर्ट को स्थान मिला है, तो ये है दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर जापान का है टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा। ठीक है, और हमारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कौन से नंबर पर है, 45वें नंबर पर है। अब बात करेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सूचकांक SDG सूचकांक 2021-22। इसे नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। मदद किसने की है इसको बनाने में, तो इसमें मदद की गई है UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसमें मदद दी गई है। इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट में जो पूर्वोत्तर के जिले हैं उन्हें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उन्होंने कितनी प्रगति की, उनको पाने के लिए उनके प्रयास कैसे रहे, उस आधार पर विभिन्न जिलों को रैंकिंग दी गई है। ठीक है, कुल मिलाकर 8 राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, इनके जिलों को रैंकिंग दी गई है सतत विकास लक्ष्यों और उनसे संबंधित जो अन्य लक्ष्य हैं उनमें कैसा इन्होंने प्रदर्शन किया है इस आधार पर। तो बात करेंगे किसे पहले स्थान पर रखा गया है, तो इसमें पहले स्थान पर किसे रखा गया है, पूर्वी सिक्किम जिले को। वहीं दूसरे स्थान पर रखा गया है गोमती को, फिर रखा गया है उत्तरी त्रिपुरा जिले को। ठीक है, इसके बाद सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले जो हैं वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी और प्राप्तकर्ता यानी अचीवर और एस्पिरेशनल की श्रेणी में कोई भी जिला सिक्किम और त्रिपुरा का नहीं आता है, सब के सब अग्रणी श्रेणी में आते हैं, फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। और आप देखेंगे इन्हीं के जिलों ने टॉप भी किया है। वरीयता क्रमबद्धता के निर्धारण के लिए 103 जिलों में से 64 जिले अग्रणी श्रेणी के थे, जबकि 39 जिलों को
समग्र अंक और क्रमबद्धता में ठीक कार्य कर रहे श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, 103 जिलों का स्कोर किफरे से लेकर पूर्वी सिक्किम तक फैले 103 जिलों को 53 से 75.87 अंकों के बीच इन जिलों को रखा गया है। तो देख लेते हैं एक बार टेबल में, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शीर्ष कौन सा है हम पढ़ चुके हैं। शीर्ष पर है आपका पूर्वी सिक्किम, ठीक है, दूसरे नंबर पर गोमती और त्रिपुरा है, तीसरे नंबर पर आपका पश्चिमी त्रिपुरा है। ये कुल मिलाकर आपके टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद अंतिम पायदान पर किसे रखा गया, तो अंतिम पायदान पर रखा गया है लांगलैंग को, दूसरे स्थान पर रखा गया है सियोमी को, और तीसरे स्थान पर रखा गया है ईस्ट केमांग को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस सूचकांक में बस आपको इतना ही याद रखना है, यानी जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक है, पहली बात याद रखेंगे कि यह इसका पहला संस्करण है। इसे नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और यूएनडीपी के सहयोग से जारी किया गया है। याद रखना है, पहला संस्करण है। आगे बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर मारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता। तो अगर पूछा जाए भारत ने किस देश के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका उत्तर होगा मालदीव के साथ। ठीक है, भारत की आर्थिक मदद से तैयार होने वाली ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव में राष्ट्रीय योजना, आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय, मुंबई स्थित भारतीय कंपनी एफकॉन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कब हस्ताक्षर? 27 अगस्त 2021 को। इस समझौते के अंतर्गत भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जो मालदीव की अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट वित्त पोषित की जाएगी। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये देखिए, अनुदान क्या होता है, आपने सिंपल उनको दे दिया, उस पर वो कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, एक प्रकार से दान के बराबर है। लेकिन ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, ये दान नहीं होता है, बल्कि हमने कहा कि आपको आवश्यकता है इस पैसे की, आप रखिए। इस पे बहुत कम अमाउंट का इस पर ब्याज लगाया जाता है, तो बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ब्याज का उस समय रेट होता है, उससे जो इसका रेट होता है बहुत डाउन होता है। तो हमने इनको 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है मलेशिया को, यानी ये 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हमसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत कम ब्याज दर पर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, योजना के अंतर्गत 6.74 किलोमीटर लंबा पुल सेतु लिंक तैयार किया जाएगा। ये सब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप इतना याद रखेंगे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हम अनुदान दे रहे हैं, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हमने लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को दी है, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, जो कि मालदीव का अब तक का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोग्राम है, परियोजना है, कार्यक्रम है। नेक्स्ट है आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य मालगाड़ी परिवहन की शुरुआत। भारतीय रेलवे और बांग्लादेश रेलवे के संयुक्त प्रयासों से भारत एवं बांग्लादेश के बीच बहाल हुए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया। तो अगर पूछा जाए, हाल ही में चर्चा में रहा हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग किन दो देशों के बीच चर्चा में रहा, तो आपका उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। अब इस रेल मार्ग पर मालगाड़ी चलेगी। ठीक है, भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दामदिम स्टेशन से पत्थरों से लदी पहली मालगाड़ी को बांग्लादेश के लिए 1 अगस्त 2021 को रवाना किया। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। हालांकि भारत के पहले से कई रेलवे लिंक परियोजनाएं चल रही हैं बांग्लादेश के साथ, ये नाम दे रखे हैं। पहला है आपका भारत का पेट्रापोल से बोनापाल, यानी बांग्लादेश का हिस्सा है, ये पहली परियोजना है। फिर आपका है गेडे भारत से दर्शन, बांग्लादेश की ये दूसरी है। फिर सिंहबाद भारत से रोहनपुर, बांग्लादेश की तीसरी है। फिर आपका आता है राधिकापुर बिरोल से बिरोल, ठीक है, राधिकापुर भारत से बिरोल बांग्लादेश तक, ये चौथी है। फिर आपकी आती है आज वाली जो 5वीं हम पढ़ रहे हैं अभी, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, ये 5वीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको बस यही याद रखना है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग ये चर्चा में है भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि इस रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। और पहली मालगाड़ी चलाई भी गई भारत के कहाँ से? दामदिम स्टेशन से। आगे बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs के
उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किए गए किगाली संशोधन को अनुसमर्थन को हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। तो आप ये समझ सकते हैं, आपको नहीं भी पहले से पता हो तब भी यहाँ पर दे रखा है कि किगाली संशोधन किससे संबंधित है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने से रिलेट कर यह संबंधित है। क्लियर हो गया? ठीक है। इस संशोधन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगाली में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था। ये सभी लाइंस महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में इससे सवाल बन सकते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भारत में लागू समय सारणी के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को सभी उद्योग हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श के बाद 2023 तक तैयार किया जाएगा। तो हम कब तक तैयार करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर अपनी राष्ट्रीय रणनीति? वर्ष 2023 तक। ठीक है, याद रखना है। साथ में याद रखेंगे किगाली संशोधन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। इसी के अंतर्गत इस संशोधन को किया गया है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। और हाल ही में भारत ने इस संशोधन को अपना अनुसमर्थन दिया है। भारत ने हाल ही में इसे रेटिफाई कर दिया है। और ये याद रखेंगे, भारत और अमेरिका ड्रोन निर्माण को लेकर समझौता। तो बस इतना ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका ने वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान यानी ALUAV, ठीक है, याद रखेंगे, इस यानी ड्रोन के विकास के लिए समझौता किया है। एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इनको ड्रोन कहा जाता है शॉर्ट में। इसके समझौते के लिए हाल ही में क्या किया है, समझौता किया है। इसे दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य उपयोग के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत ने किस देश के साथ ड्रोन निर्माण के लिए समझौता किया है, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका के साथ। केवल इतना ही इसमें याद रखना है। आगे बात करेंगे 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पास हुए ओबीसी संशोधन बिल को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद यह बिल कानून बन गया। अब राज्य ओबीसी जातियों की सूची तैयार कर सकेंगे। इसके पहले एक संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत केवल केंद्र सरकार सूची में संशोधन कर सकता था, राज्य नहीं कर सकता था। और जो मांग उठ रही थी लंबे समय से, हरियाणा में जाट की, गुजरात में पटेल की, कर्नाटक में लिंगायत समूह की, ये राज्य लगातार मांग उठा रहे थे। इससे किस पे प्रेशर बन रहा था, केंद्र पर प्रेशर बन रहा था, क्योंकि सूची में संशोधन तो राज्य कर ही नहीं सकते, केवल केंद्र कर सकता है। इसीलिए नया संशोधन लाया गया कि अब राज्य भी क्या करेंगे, वह ओबीसी की सूची में संशोधन कर सकेंगे। ठीक है, संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक फिर से संख्यांकित करने के बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 342A में खंड 3 जोड़ने का भी प्रस्ताव है, जो स्पष्ट करता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वयं के उद्देश्यों के लिए SEBC की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी। स्टेट है, ठीक है, एस का मतलब क्या है, स्टेट की ओबीसी की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति उनके पास होगी। ठीक है ना। ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ऐसी सूची केंद्र सूची से भिन्न हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि केंद्र सूची से मेल खाती हो। और ये सही भी है, कोई समुदाय किसी राज्य विशेष में इकोनॉमिकली फॉरवर्ड हो सकता है और कोई विशेष समुदाय किसी राज्य विशेष में इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है। ठीक है। इस 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिसूचित होने से केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार एक बार पुनः प्राप्त हो गया है। पूर्व वर्षों में केंद्र व राज्य के शासित क्षेत्र दोनों ही ओबीसी की अलग अलग सूचियां बनाते थे, किंतु 2018 में हुए 102वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार को ही यह अधिकार दिया गया था। तो देखिए, इसी सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल हम ही यानी केंद्र सरकार ही क्या करेगी, सूची तैयार करेगी ओबीसी की। उसके पहले तो केंद्र और राज्य अलग अलग सूची तैयार करते ही थे, लेकिन 2018 में इन्होंने खुद ही 102वां संविधान संशोधन किया और ये कह दिया कि नहीं, केवल केंद्र सरकार, केवल संसद के पास ये अधिकार है
कि वह इस सूची को बनाए, कैटेगराइज करे। लेकिन पुनः 105वां संविधान संशोधन इसी सरकार के द्वारा किया गया। इसी सरकार से मेरा वर्तमान सरकार से, बीजेपी से तात्पर्य है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि अब राज्य फिर से क्या कर पाएंगे, अपनी ओबीसी की जो लिस्ट है उनको बना पाएंगे, और वो ज़रूरी नहीं कि केंद्र सरकार से मिलती जुलती हो। इस संविधान संशोधन के हवाले में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले को रोक लगा दी थी। क्यों रोक लगाई थी? क्योंकि वह जो बाधा है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए, उस बाधा को ये पार नहीं कर सकता, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, इसको सरपास कर रहा था, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रोक लगा दी। 102वें संविधान संशोधन के चलते ही हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में संबंधित राज्य सरकारें शामिल नहीं कर पा रही थी। तो क्लियर हो गया होगा आपको, संसद द्वारा पारित किए गए 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के चलते विभिन्न जातियों को राज्य सरकारों अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप ओबीसी श्रेणी में डाल सकेंगी। इससे इन जातियों के लिए भी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इन्हें आरक्षण प्रदान करने के मार्ग में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही रखने की बाधा अभी पूर्ववत बरकरार है, यानी 50% का ये जो बार है इसको फॉलो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सीमा को भी समाप्त करने की मांग विभिन्न राज्यों के द्वारा की जाती रही है। तो आज हम लोग सेशन को ये रखेंगे। इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर दिया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल ये पूछा जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा विधेयक था, ठीक है, किस डेट को इसको पास किया गया, ये भी पूछ सकता है क्योंकि बड़ा संविधान संशोधन था, देश में चर्चा का विषय भी था ये। तो ये डेट ज़रूर याद रखेंगे। बाकी मैंने थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बता दिया ताकि आपको इसकी जानकारी रहे। बहुत से लोगों को आप में से जानकारी होगी भी, जिनको नहीं होगी उन्हें भी यह फंडा इसका क्लियर हो गया होगा। तो कल हम अगला पढ़ेंगे अपना शिक्षक पर्व, जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसे कल पढ़ेंगे। आज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। कल हम लोग नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।